Very good morning. ओह, हर्षित अग्रवाल, कुछ लोग आ गए। मुझे लग रहा था कि आज क्लास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभय शुक्ला जी भी आ गए। इसका रीज़न ये है कि रीज़न क्यों बताऊं तुम लोगों को। बायोज्योग्राफी में हमने कल आपको बताया था ट्रांसलोकेशन, है ना। तो मृदा जनन की प्रक्रिया, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? मृदा जनन। मृदा जनन में क्या था? कारक और प्रक्रिया। प्रक्रिया में हमने क्या बताया? पहला अपक्षय, दूसरा स्थानांतरण, और स्थानांतरण में हमने आपको बताया था निछालन से क्षारीकरण तक। ये हमने आपको कल तक पढ़ाया था। अभी आगे पढ़ना है आपको पॉडजोलाइजेशन यानी पॉडजोलीकरण। पॉडजोलीकरण, फिर है लेटराइजेशन या लैटरीकरण। यानी लेटराइजेशन, लेटराइजेशन यानी लैटरीकरण। फिर है ग्लेइंग यानी ग्लेभवन। ग्लेइंग यानी ग्लेभवन। उसके बाद है ल्यूसिफिकेशन यानी श्वेतीकरण। ल्यूसिफिकेशन यानी श्वेतीकरण। फिर है मेलेनाइजेशन यानी अश्वेतीकरण। फिर है पेडोटर्बेशन। ये सब भी प्रक्रियाएं हैं मृदा के निर्माण का। और फिर है ऑर्गेनिक चेंज यानी जैविक परिवर्तन। ये हमारा पूरा चार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज प्रारंभ करेंगे पॉडजोलीकरण से, यानी यहाँ हमारा आज पहला शुरू हो रहा है। पॉडजोलीकरण क्या है इसको पहले लिखिए। लिखो, यह ठंडे एवं आर्द्र ठंडे एवं आर्द्र जलवायु में यह ठंडे एवं आर्द्र जलवायु में कार्य करती है। ठंडे एवं आर्द्र जलवायु में कार्य करती है जहां शंकुधारी वृक्ष होते हैं। जहां शंकुधारी वृक्ष होते हैं
देखो, इन शंकुधारी वृक्षों के पत्तियों में आवाज आ रही है ना? इन शंकुधारी वृक्षों के पत्तियों में निडल्स होते हैं, सुई होते हैं। निडल्स होते हैं यानी सुई होते हैं, जिनमें मोम प्राप्त होते हैं। रासायनिक विघटन के कारण इनका या इनसे एक विशिष्ट द्रव का निर्माण होता है, जिन्हें चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। जिन्हें चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। चिलेटिंग, CHELATING, जिन्हें चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। यह एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है। जिसकी उपस्थिति में आयरन एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स आयरन एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स जिन्हें सेस्क्वी ऑक्साइड्स कहा जाता है, सेस्क्वी ऑक्साइड्स, SESQUI, सेस्क्वी ऑक्साइड्स कहा जाता है, का A2 संस्तर से B2 संस्तर की ओर, A2 संस्तर से B2 संस्तर की ओर निछालन होता है। निछालन होता है, लीचिंग होता है, जिससे A2 संस्तर में
सिलिका का समृद्धिकरण सिलिका का समृद्धिकरण एवं B2 संस्तर में सेस्क्वी ऑक्साइड्स के जमाव के कारण सेस्क्वी ऑक्साइड्स के जमाव के कारण आयरन पैन का निर्माण होता है। आयरन पैन का निर्माण होता है। आयरन पैन लौह तश्तरी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से निर्मित मृदा पॉडजोल कहलाती है। तभी पॉडजोलीकरण हुआ। निर्मित मृदा पॉडजोल कहलाती है। यह मृदा अम्लीय होती है क्योंकि निझालन की क्रिया से कोलाइड्स का ह्रास हो रहा है। कोलाइड्स का ह्रास हो रहा है। देखो, ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। ह्यूमस की मात्रा भी नगण्य है क्योंकि ठंडी जलवायु में बैक्टीरिया की सक्रियता जो ह्यूमस बनाता है, बैक्टीरिया की सक्रियता
अत्यंत कम होती है। बैक्टीरिया की सक्रियता अत्यंत कम होती है। इस प्रकार यह मृदा या इस प्रकार इस मृदा की उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता कम क्यों है? ए अम्लीय होगी, बी ह्यूमस नहीं है, सी निछालन से जो क्षार तत्व है कोलाइड से वो सब नीचे चला जा रहा है। लिखो, पॉडजोलीकरण को ही डीलेटराइजेशन भी कहते हैं। डीलेटराइजेशन यानी लेटराइजेशन का उल्टा। पॉडजोलीकरण को डीलेटराइजेशन भी कहते हैं तथा इसे चिलुविएशन भी कहते हैं तथा इसे चिलुविएशन चिलुविएशन CHELUVIATION चिलुविएशन भी कहते हैं। अब लेटराइजेशन को लिखवाएंगे, उसके बाद दोनों का तुलना करना है। दोनों एक उलट प्रोसेस है। तो आप लिखो लेटराइजेशन क्या है, लेटरीकरण क्या है। क्या हो गया? Amrita, you are new student. Nothing to feel sorry. Okay. तो लेटराइजेशन में लिखते हैं, लिखो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में लेटराइजेशन की क्रिया कार्य करती है। लेटराइजेशन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होगा। नेक्स्ट, जहां वर्षण की मात्रा वाष्पी वाष्पोत्सर्जन से कहीं अधिक हो, वर्षण की मात्रा वाष्पी वाष्पोत्सर्जन से कहीं अधिक हो, आर्द्र जलवायु, अर्थात मृदा जल संतुलन वर्ष भर कायम रहती हो, वर्ष भर कायम रहती हो। इन दशाओं में अपवहन की क्रिया तीव्र होती है। निछालन अपवहन की क्रिया तीव्र होती है। A2 संस्तर से सिलिका
एवं कुछ अन्य लवण अथवा क्षार, पोटेशियम, कैल्शियम का निक्षालन होकर B2 संस्तर में सकेंद्रण होता है। B2 संस्तर में सकेंद्रण होता है। जबकि आयरन एवं एल्यूमिनियम से निर्मित सिस्की ऑक्साइड्स A2 संस्तर में ही समृद्ध होते हैं। A2 संस्तर में ही समृद्ध होते हैं। अतः आयरन पैन का निर्माण A2 संस्तर में होता है। इस प्रकार की मृदा को लेटेराइट कहते हैं। इस प्रक्रिया को डीपॉडजोलीकरण भी कहा जाता है। डीपॉडजोलीकरण, इस प्रक्रिया को डीपॉडजोलीकरण भी कहा जाता है। यह कम उपजाऊ मृदा होती है क्योंकि इसमें निक्षालन के कारण कोलॉइड का लॉस हो जाता है
कोलॉइड का ह्रास हो जाता है, अम्लीयता का विकास होता है, अम्लीयता का विकास होता है एवं ह्यूमस की मात्रा भी अनुपस्थित है, क्योंकि गर्म एवं आर्द्र दशाओं में बैक्टीरिया की सक्रियता तीव्र होती है, जो जैविक पदार्थों को स्वयं ही कंज्यूम कर जाते हैं। जैविक पदार्थों को स्वयं ही कंज्यूम कर जाते हैं। यहां देखो, पोर्टज़ोलीकरण और लेटराइजेशन में अंतर क्या है, या पोर्टज़ोल मृदा का प्रोफाइल और लेटेराइट या लैटोसोल मृदा का प्रोफाइल क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ऊपर में होगा O, जैविक प्रोफाइल है। फिर इसमें आएगा वही A1, A2, E, उसके बाद है B1, B2 और नीचे में एक और लगा सकते हो C। ऐसे यहां भी डिवाइड कर देना है। C, B2, B1, A2, A1, O, ऐसे डिवाइड कर दो। यहां पे है कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। लैटोसोल कहां होगा? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वनस्पति क्या है? कोनिफेरस, शंकुधारी, ये क्या है? सदाहरित या पर्णपाती, हार्डवुड से, कठोर तने के वृक्ष हैं। ये पूरा फॉलिएज से भरा हुआ है, लिटर मटेरियल से भरा हुआ है। इसमें इस तरह के पत्ते होते हैं। शंकुधारी वन के जो पत्ते होते हैं उसमें सुई होता है, अशोका का जैसे आपने देखा होगा। तो अशोका के जो पत्तियां होती है उसके आगे निडल से ऐसा होता है, उस निडल में वैक्स होता है। तो इस निडल में क्या है? वैक्स।
और वैक्स के पिघलने से, डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट बनेगा। सामान्यीकरण कर देते हैं। देखो, दो प्रकार की जलवायुविक दशाएं हैं। पहली है विषुवतीय जलवायु, दूसरा है टैगा। उदाहरण के साथ ले लेते हैं। तो टैगा में शंकुधारी वन होगा। शंकुधारी वन में जो पत्तियां होती है उसमें निडल्स होते हैं, निडल्स में वैक्स होता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, कि पानी का लॉस ना हो, इसलिए पत्तियों में, तनों में वैक्स होता है। तो जब उस वैक्स का डिकम्पोजिशन होगा, जब वो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, डिकम्पोज होगा, विघटन होगा, तो उससे जो द्रव निकलता है उसी को हम लोग चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, जो एक प्रकार का उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक क्या करता है कि मृदा में जो एल्युमिनियम या आयरन, Fe आयरन या कैल्शियम, इस तरह का जो या पोटेशियम, इस तरह के जो एजेंट होते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको कंबाइन करके बनाता है सेस्क्वी ऑक्साइड्स। ये सब मिलकर के बन जाता है सेस्क्वी ऑक्साइड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक बहुत ही जटिल यौगिक है। ये एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ठंडी दशाओं में इस सेस्क्वी ऑक्साइड्स का लीचिंग होकर के ये सब यहां जमा होगा। सेस्क्वी ऑक्साइड्स यहां जमा हो जाता है B2 लेयर में, जिससे यहां बनेगा आयरन पैन। और ऊपर का जो ये संस्तर है ये सिलिका रिच हो जाता है, ये सिलिका में समृद्ध हो जाता है। और ये मृदा अम्लीय क्यों हो जाएगी, यानी H+ क्यों हो जाएगी? मैंने आपको बताया था H+ का मतलब क्या है। H+, क्योंकि निछालन हो गया। ये क्या हो रहा है? लीचिंग ऑफ कोलॉइड्स और सेस्क्वी ऑक्साइड्स, दोनों का नीचे की ओर लीचिंग हो जा रहा है। तो ये मृदा अम्लीय हो गई, उत्पादकता कम हो गई इसकी। यानी पॉडजोल वह मृदा है जिसके B2 संस्तर में आयरन पैन मिलेगा और A2 संस्तर में सिलिका समृद्ध होता है। अब चूंकि सिलिका समृद्ध है, इसलिए इसका रंग क्या होगा? इस मृदा का रंग क्या होगा? जल्दी बताओ सोच करके। थोड़ा बहुत ह्यूमस अगर हल्का फुल्का रहेगा और सिलिका रहेगा तो इसका रंग हो जाता है ऐश ग्रे या ग्रे ब्राउन। तो ये लगभग ग्रे कलर की मृदा होती है, भूरी मृदा होती है, इसका कलर भूरा बनता है। तो यही है तुम्हारा पॉडजोल। अब आते हैं और देखते हैं यहां पे कि लैटोसोल क्या है, लैटोसोल मृदा क्या है। तो लैटोसोल में जो सेस्क्वी ऑक्साइड्स बना है ये ऊपर में ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें चिलेटिंग एजेंट है ही नहीं, उत्प्रेरक है ही नहीं, मोम है ही नहीं, तो द्रव बन ही नहीं रहा है, तो सेस्क्वी ऑक्साइड ऊपर रह जाएगा। और सिलिका प्लस कोलॉइड्स जो होते हैं, सिलिका और कोलॉइड्स का B2 लेयर में, तो ये हो जाएगा सिलिका रिच लेयर, है ना। तो ये हो जाता है विनिक्षेपित। मैंने आपको ये सारे शब्द पढ़ाए हुए हैं लास्ट क्लास में। तो ये है विनिक्षेपित संस्तर B2। और आयरन पैन कहां बन गया? आयरन पैन इस A2 लेयर में बन गया। और इस मृदा का कलर क्या होगा? क्योंकि इसमें से भी हो रहा है निछालन, नीचे की ओर निछालन हो रहा है, कोलॉइड्स का लॉस हो रहा है, इसलिए यह मृदा भी क्या हो जाएगी? H+, यानी हाइड्रोजन आयंस इसमें भी ऊपरी संस्तर में भर जाएंगे। हाइड्रोजन आयन से भरा हुआ संस्तर होता है, अम्लीय हो जाता है। जहां भी H+ दिखाओगे अम्लीय हो जाएगा। तो ये इसका रंग क्या होगा? इसका रंग होगा रेड, चूंकि आयरन ऑक्साइड्स ऊपर में है, या और रेड एंड येलो। अगर अपवहन तंत्र तीव्र है तो रेड एंड येलो, अपवहन तंत्र स्लो है तो रेड। मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है, दोनों में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि ठंडी जलवायु होने के कारण यहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी है ही नहीं, बहुत कम है, तो ह्यूमस नहीं बनता है। यहाँ बनता तो है लेकिन सब
एक्टिविटी बैक्टीरियल ज़्यादा होने के कारण ये सारा ह्यूमस खुद ही बैक्टीरिया कंज्यूम कर जा रही है। तो दोनों ही गैर उपजाऊ मृदा है, कम उपजाऊ मृदा है। कितने लोगों को ये दोनों प्रोसेस समझ में आया, मुझे लिख करके बताओ। लिख करके बताओ कि समझ में आया या नहीं। सौम्या, अमित, अर्सिता, असरिता, एसएमएस तो नीचे चला गया सब। गुड मॉर्निंग सर। गायत्री, भार्गव, वेद प्रकाश, महावीर प्रताप, आफ्ताब अंसारी, परवेज आलम, अभय शुक्ला, हर्षित अग्रवाल, सब लोग आ ही गए मोरलेस। डायग्राम बनाने के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप डायग्राम बनाइए। ओके, सौम्या, अमित, परवेज, डायग्राम ड्रॉ हो जाए फिर मुझे बताओ। डायग्राम्स को अच्छे से ड्रॉ करना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछता भी है कि पॉडजोल और लेटोसोल का कंपैरिजन करें, या पॉडजोलाइजेशन और लेटराइजेशन प्रक्रिया में अंतर क्या है। ये 2 प्रश्न आप लिखिए। या पॉडजोल एवं लेटोसोल मृदा के प्रोफाइल परिच्छेदिका का वर्णन करें। ऋषिराज, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं। सिस्की ऑक्साइड्स मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है, बिल्कुल होता है वह शुक्ला। और कुछ पूछना है तो पूछो। सिस्की ऑक्साइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम सबके साथ मिलकर के बनता है। आयरन और एल्यूमिनियम प्रमुखता से होता है। क्वेश्चन का आंसर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो।
मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98912 90953। इस पे आप आंसर भेज सकते हो 98912 90953। ओके, अब हम लोग उस चार्ट पे चलते हैं और चार्ट में देखते हैं कि हमारा और क्या क्या रहेगा। तो हमने अब पढ़ना है ग्लेइंग क्या है, ग्लेबवन क्या है, ल्यूसिफिकेशन क्या है। तो आप लिखिए ग्लेबवन क्या है। ग्लेबवन का अर्थ है जल जमाव की दशा में फेरिक ऑक्साइड्स का Fe2O3 का फेरस ऑक्साइड में FeO फेरस ऑक्साइड में रिडक्शन, अपघटन, ऑक्सीजन रहित रासायनिक क्रिया के कारण एनारोबिक रिएक्शन के कारण फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है एवं मृदा का रंग ब्लूइश ब्लैक, नीला काला होता है। यह मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में दलदली मृदा होती है, या बाढ़ के मैदान में या दलदली क्षेत्र में या डेल्टा पर ग्लेबवन की प्रक्रिया कार्य करती है। फिर लिखो ल्यूसिफिकेशन यानी श्वेतीकरण। जिस मृदा में लवणता एवं क्षारीयता के गुण का विकास होता है, ल्यूसिफिकेशन, ल्यूकोडर्मा सुना होगा तुमने,
तो ल्यूकोडर्मा भी इसी शब्द से बना हुआ है, जब स्किन वाइट होने लगे। तो ल्यूसिफिकेशन का मतलब है श्वेतीकरण। आप लिखो, रंग श्वेत क्यों होता है मृदा का? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अगर मृदा में क्षार तत्व अधिक होंगे तो मृदा का रंग श्वेत होने लगता है, और यदि मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो मृदा का रंग ब्लैक होने लगता है। यही दोनों है। ल्यूसिफिकेशन यानी मृदा में क्षार तत्व की वृद्धि होने से मृदा का रंग श्वेत होने लगता है, उस प्रक्रिया को श्वेतीकरण कहेंगे। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो पंजाब का रेह सॉइल है, हरियाणा में कल्लर सॉइल है, या जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, जो आप लगाते हो फेस पैक के रूप में। तो वो क्या है, वो मिट्टी का ल्यूसिफिकेशन हो गया है, उसमें क्षार तत्व की मात्रा बहुत बढ़ गई है। वैसे ही है मेलेनाइजेशन। मेलेनाइजेशन का मतलब है ब्लैक होना, ब्लैकनिंग ऑफ द सॉइल। तो मेलेनाइजेशन का कारण क्या है? कारण है ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि। किसी भी मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा लगातार वृद्धि कर रही है तो उसका रंग काला हो जाता है, जैसे चिरनोजम सॉइल, स्टेपी का सॉइल, प्रेरी का सॉइल, ब्लैक अर्थ कहते हैं इसको। कारण क्या है कि उसमें जो घास के मैदान है ना, तो घास तो जन्म ले रहा है, उसी में मर रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि ह्यूमस की मात्रा लगातार बढ़ते चली जाती है, ह्यूमस और कैल्शियम दोनों बढ़ जाएगा, तो ब्लैक रंग का हो जाता है। ह्यूमस के कारण मिलेनाइजेशन होता है। जिस मृदा का हमने नाम लिया उसका नाम है चेरनोजम। अभी आप आगे सब पढ़ोगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। मेरे क्लास में घबराना नहीं चाहिए। चेरनोजम कहते हैं इस मृदा को। पेडोटर्वेशन मैंने आपको बताया था। पेड मतलब मृदा, टर्वेशन मतलब टरबाइन, टर्बन। पगड़ी कैसे घुमाते हैं, टरबाइन कैसे घूमता है। तो मृदा का मिश्रण करना, मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द सॉइल बाय रोडेंट्स, बिलकारी जीवों के द्वारा, जैसे खरगोश है, चूहा है, केंचुआ है। तो ये जो बिलकारी जीव होते हैं, केंचुआ बिलकारी नहीं है, अलग है। तो ये बिलकारी जीवों के द्वारा जो मृदा का मिश्रण होता है उसको कहते हैं पेडोटर्वेशन, पहले भी बताया था। फिर है ऑर्गेनिक चेंज। ऑर्गेनिक चेंज का एक छोटा सा फॉर्मूला था जो आपको बताया था मैंने, कि जैविक परिवर्तन क्या होता है। तो जैविक परिवर्तन में क्या था, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर है ना, जैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थों का क्या होगा, पहले रासायनिक विघटन, और रासायनिक विघटन के बाद क्या होता है उनका ह्यूमिफिकेशन, उनका हो जाएगा ह्यूमीकरण। ह्यूमीकरण से क्या होगा, खनिजीकरण, और खनिजीकरण करके क्या बन जाते हैं ये वापस अकार्बनिक या अजैविक पदार्थ बन जाएंगे। और उसी अजैविक में फिर फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, जैविक पदार्थ का निर्माण होता है ना। तो ये जैविक पदार्थ से कैसे ह्यूमीकरण क्यों होता है, ये बैक्टीरियल एक्टिविटी है, बैक्टीरियल या माइक्रोबायो एक्टिविटीज के कारण बन जाता है। यही है तुम्हारा जैविक परिवर्तन। मृदा में यह प्रक्रिया निरंतर कार्य करते रहती है, जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक, ये सब होते रहता है प्रकृति में। कितने लोगों ने समझा इन प्रक्रियाओं को? मृदा जनन के प्रक्रियाओं पे डिस्कशन खत्म होता है। अब आप बताओ कि इसमें से कितने लोगों ने समझा, मुझे लिख करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज।
सिर्फ हर्षित का जवाब आया है कि सर गॉट इट। बाकी लोग एक बार दोबारा नोट्स को पढ़ो और वीडियो देखो कि पॉडजोलीकरण क्या है, लेटराइजेशन क्या है, सभी प्रक्रियाएं क्या है। जब तक सभी प्रक्रियाओं को नहीं समझोगे मृदा का वर्गीकरण समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मृदा का वर्गीकरण तो बहुत जल्दी आने वाला है। अभय शुक्ला ने यस लिखा। ओके, अब मृदा के वर्गीकरण पे आओ। लिखो मृदा का वर्गीकरण। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं शायद। गुड मॉर्निंग सर। पुष्पेंद्र, गायत्री ने लिखा ओके। मृदा का वर्गीकरण, तो लिखो मृदा के वर्गीकरण की विधियां। तो एक होता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, एक होता है जननिक वर्गीकरण, दूसरा होता है टैक्सोनॉमिकल और तीसरा होता है एम्पिरिकल यानी आनुभाविक। और टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है नोमेनक्लेचर के आधार पर। टैक्सोनॉमिकल का हिंदी क्या होगा? नामजन्य। टैक्सोनॉमी के आधार पर, उसके नोमेनक्लेचर के आधार पर। अभी समझाते हैं। जननिक वर्गीकरण है, ये है मार्बट का। मार्बट्स क्लासिफिकेशन जननिक वर्गीकरण है। एम्पिरिकल में जैसे ICAR का वर्गीकरण। आनुभाविक में क्या होता है कि रंग के आधार पर या उसके गठन के आधार पर, रंग गठन के आधार पर मृदा का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको आनुभाविक कहते हैं। आनुभाविक का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे रंग क्या है, रंग को आप देख सकते हो कि लाल मृदा है कि पीली मृदा है, काली मृदा है, श्वेत मृदा है। तो इस तरह का जहां भी वर्गीकरण मिले, लाल मृदा, ब्लैक मृदा, तो समझो कि ये एक प्रकार का आनुभाविक वर्गीकरण है। समझने की कोशिश करो। आनुभाविक वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर, जो दृश्य तथ्य है उसके आधार पर।
तो दृश्य तथ्य क्या हो सकते हैं? मृदा का गठन क्या है, दोमट है, बलुई है, इस तरह का जो वर्गीकरण होगा, दोमट है, बलुई है, मृतिका युक्त मृदा है, तो ये भी एक प्रकार का इंपीरिकल क्लासिफिकेशन होता है। और रंग के आधार पर तो होगा ही होगा, लाल मृदा, पीली मृदा, ब्लैक मृदा, श्वेत मृदा, ये सब कहीं ना कहीं एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। और रंग और गठन के आधार पर भी मृदा की गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, पहले ही समझा दिया जाए। जैसे मान लो कि ब्लैक मृदा है, तो ब्लैक मृदा में किसकी मात्रा अधिक है? बताओ। ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो उसका उपजाऊपन क्या होगा? अधिक होगा, तो अधिक उपजाऊ मृदा है। श्वेत मृदा है तो उसमें लवण की मात्रा है, लाल मृदा है तो उसमें आयरन ऑक्साइड्स की मात्रा है। तो इंपीरिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत ही सामान्य होता है। अब रह गया जेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो यूएसडीए का क्लासिफिकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन है, इसी को हम लोग सीएस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सीएस क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों को मार्बट और यूएसडीए या सीएस क्लासिफिकेशन, इधर थोड़ा ध्यान देना है। ये हम लोग भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। भारत के मृदा के संदर्भ में इसी का प्रयोग किया जाता है। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 3 प्रकार के वर्गीकरण को सामने हमने रखा है। अब हम लोग चलते हैं कि जननिक वर्गीकरण क्या है और जननिक वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है, और जननिक वर्गीकरण भूगोल में क्यों सबसे अधिक उपयोगी है। यूएसडीए के वर्गीकरण से ज्यादा उपयोगी मार्बट का वर्गीकरण क्यों होता है। इस तरह के प्रश्न भविष्य में आने वाले हैं। आप पहले लिखो जननिक वर्गीकरण क्या है। जननिक वर्गीकरण क्या है, तो लिखो जननिक वर्गीकरण का अर्थ है वह वर्गीकरण जो कारण कार्य संबंधों पर आधारित हो, कारण कार्य संबंधों पर आधारित हो, अर्थात मृदा की उत्पत्ति के कारकों पर आधारित वर्गीकरण हो। देखो मृदा के उत्पत्ति जन्य कारक मुख्यतः जलवायु एवं वहां के वनस्पति
एवं जैविक क्रियाओं से संबंधित होता है। अतः जननिक वर्गीकरण में जैविक क्रियाओं से संबंधित होता है। अतः जननिक वर्गीकरण में भौगोलिक तत्वों की प्रधानता होती है। अतः यह वर्गीकरण भूगोलवेत्ताओं के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरा पॉइंट, अगला पैराग्राफ। इस वर्गीकरण में मृदा को जीवोम अथवा बायोम प्रदेशों से संबंधित किया गया है। तीसरा, इस वर्गीकरण में प्रत्येक जलवायु प्रदेश की मृदा तंत्र का वहां के वर्षण एवं तापमान की दशाओं पर आधारित वर्गीकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्बट ने मृदा के रंग, गठन, पोषक तत्व को आधार न मानकर मृदा के स्थानिक वितरण एवं मृदा जनन की प्रक्रियाओं
मृदा जनन की प्रक्रियाओं के आधार पर नोमेनक्लेचर स्थापित किया, नामाकरण पद्धति बनाई है। जैसे पॉडजोल मृदा, पॉडजोलीकरण प्रक्रिया है, पॉडजोल मृदा है। लेटराइजेशन प्रक्रिया है, लेटोसोल मृदा है। एल्कलाइजेशन प्रक्रिया है, एल्कली मृदा है। नेक्स्ट लिखो। हालांकि इस वर्गीकरण का प्रयोग अथवा प्रासंगिकता कृषि भूगोल में नहीं होती। पर्यावरणीय एवं जैव भूगोल में ही होती है। पर्यावरणीय एवं जैव भूगोल में ही होती है। क्योंकि मार्बट के वर्गीकरण में मृदा के अभिलक्षण के साथ साथ उसमें निहित पोषक तत्वों उसमें निहित पोषक तत्वों उसमें निहित पोषक तत्वों एवं उत्पादकता संबंधी ज्ञान नहीं होता। उत्पादकता संबंधी ज्ञान नहीं होता। उत्पादकता संबंधी ज्ञान नहीं होता। फिर लिखो नेक्स्ट।
फिर लिखो कि एक लाइन और कि मार्बट के वर्गीकरण में शस्य योग्यता क्रॉप सुटेबिलिटी, शस्य योग्यता, शस्य प्रतिरूप अथवा कृषि प्रणाली से संबंधित अनुसंधान नहीं होने के कारण कृषि भूगोल में यूएसडीए का वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि भूगोल में काम आता है। मार्बट पर्यावरण भूगोल में काम आता है। समझ गए? बस आज इतना ही। मेरे पास आज यही 1.5 घंटा टाइम था। कल मिलते हैं। कल वैसे ही 9 से 11 मिलेंगे और रेगुलर क्लासेस वैसे ही चलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।